हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम जिस चैप्टर के बारे में समझने वाले हैं वो चैप्टर 3 है, जो कि हमारे महान छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद जी की जीवन परिचय पे आधारित है। जो उनकी एक प्रसिद्ध कविता है आत्मकथ्य, उसका कुछ पार्ट यहाँ पे दिया गया है, उसके बारे में आज हम समझेंगे। आई होप वीडियो को मैं जितना इजीली समझा पाऊँ। लेट नहीं करते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। एंड सबसे पहले हम जयशंकर प्रसाद जी के बारे में समझेंगे कि आप उनकी जीवन कथा जो उन्होंने कविता में उतारी है उसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जयशंकर प्रसाद जो हैं उनको इमोशंस का क्रिएटर बोलते हैं। ठीक है, मतलब उनके बारे में ये चीज़ें प्रसिद्ध हैं। तो सन 1889, जिसको हम 1889 में बोलते हैं, वो वाराणसी में उनका जन्म हुआ, जिसको बनारस भी कहते हैं। और वो सिर्फ कवि नहीं थे बल्कि एक साहित्यकार भी थे, जो कि बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही दार्शनिक और इतिहास प्रेमी साहित्यकार थे। उनका जीवन जो है वैभव से शुरू हुआ, यानी कि बहुत प्रॉस्परस उनकी लाइफस्टाइल थी, परंतु परिस्थितियों ने उन्हें संघर्ष का स्वाद भी चखा दिया। औपचारिक शिक्षा अधिक आगे तक नहीं बढ़ी, पर घर पर ही उन्होंने संस्कृत, हिंदी और फारसी की जो है वो डेप्थ में पढ़ाई करी है। उनकी रचनाओं में जीवन की कोमलता, मधुरता और शक्ति का अद्भुत संगम मिलता है। उनकी कृति कामायनी हिंदी साहित्य की अमूल धरोहर मानी जाती है। परंतु आत्मकथ्य कविता में प्रसाद जी ने अपने मन के अत्यंत निजी और भावुक पक्ष को उजागर किया है। आत्मकथ्य जो कविता है वो एक मौन हृदय की पुकार है। ये कविता मानो कवि की आत्मा की धीमी फुसफुसाहट है। कवि कहते हैं, मधुप गुनगुना कर अपनी कहानी कह जाता है। मधुप यहाँ पे भौरे को कह रहे हैं कि मधुप गुनगुना कर अपनी कहानी कह जाता है, पर मैं अपनी कहानी किससे कहूँ। यहाँ मधुप जीवन की सहज अभिव्यक्ति का प्रतीक है, यानी उसे जो फील हो रहा है वो शोकेस कर दे रहा है। पर कवि का हृदय बोझिल है, जैसे अनगिनत अनुभवों और पीड़ाओं का भार उसके भीतर दबा हो। जीवन की झड़ती पत्तियां, कवि अपने जीवन की तुलना झड़ती पत्तियों से कर रहे हैं। पत्तियां मुरझा कर गिर रही हैं। यहाँ बीते हुए समय और खोए हुए सुखों का प्रतीक है। अनंत नीले आकाश के नीचे असंख्य जीवन कथाएं बिखरी हैं, पर मेरी कथा कौन सुनेगा। उसके भीतर एक द्वंद्व है। क्या अपनी कमजोरी, अपना दुख सबके सामने प्रकट कर दूं? क्या लोग उसे सुनकर समझ पाएंगे? दूसरी लाइन, अधूरी इच्छाएं और खोया हुआ सुख। कवि याद करते हैं कि उन उजली चांदनी रातों को और उन मधुर क्षणों को जब जीवन में प्रेम का उल्लास था, पर वह सुख अब सपना बन चुका है, जिसे पाने के लिए वो बढ़ा, मुस्कुरा कर दूर चला गया। यहाँ कवि के हृदय में गहरी विरह व्यथा है, जिसे कोई प्रिय छवि स्मृति में बस गई हो, पर वास्तविकता में वो साथ नहीं है। कहने का मतलब है कि कुछ बहुत प्यारी मेमोरीज हैं कवि के मन में, तो वो बस वहीं तक रह गई हैं, बट इन रियलिटी ऐसा कुछ अभी है नहीं। तो बस मेमोरीज में है और बहुत प्यारी मेमोरीज में है। कवि कहते हैं कि उस प्रिय की स्मृति ही अब उसके जीवन मार्ग का पाथेय बन गई है, यानी पाथेय यानी कि सहारा बन गई है।
अब अपनी वेदना को खोल कर दिखाना नहीं चाहता। उन्हें लगता है लोग उनकी कथा सुनकर केवल जिज्ञासा शांत करेंगे, पर उसकी पीड़ा को समझ नहीं पाएंगे। इसलिए वो मौन रहना चाहते हैं। उनकी व्यथा अभी भी सोई हुई है, वो उसे जगाना नहीं चाहते। इस कविता के एक भाग का सार ये है कि आत्मकथ्य जो कविता है वो केवल आत्मकथा नहीं है, बल्कि एक संवेदनशील हृदय की झिझक है। ये कविता हमें बताती है कि हर व्यक्ति के भीतर एक अनकही कहानी होती है। यहाँ मुस्कान के पीछे कोई मौन पीड़ा छिपी हो सकती है। सच्ची संवेदना वही है जो बिना कहे समझी जा सके। कवि यहाँ अत्यंत मानवीय हो जाते हैं। वे महान कवि नहीं, बल्कि एक साधारण मनुष्य बनकर सामने आते हैं, जो अपने दुख को चुपचाप सहना चाहते हैं। तो अगर हम इस पूरे पाठ को एक कहानी के रूप में देखें, तो ये एक ऐसे कवि की कथा है जिसने जीवन में प्रेम भी देखा है, विरह भी देखी है, आनंद भी पाया है, पीड़ा भी पाई है, पर अंततः अपने दुख को शब्दों में पूरी तरह व्यक्त न कर पाने की कसक ही उसकी सबसे बड़ी कहानी बन गई। उसका मौन ही उसकी आत्मकथ्य है। तो ये जो पार्ट है इस कविता का, ये इसको मैंने सरल शब्दों में आपको समझा के बताया। आई होप आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। अगर मिली है या आपको ये पार्ट अच्छा लगा है, तो प्लीज़ गिव मी अ थम्स अप and you can subscribe the channel. I hope you guys will understand and I make sure कि मैं next time से इसको और improve करूँ। And thank you so much for watching. Thank you so much for understanding. Thank you.